अब देखो, जब हम इस मैच के रिगार्डिंग जब प्रिडिक्शन पे बात कर रहे थे तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये वो वाला मैच होने वाला है जहां पर दो टीम, एक वो टीम है जो कि इकलौती इंग्लिश टीम है जिसने ट्रेबल कंप्लीट किया, और दूसरी वो टीम हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं दूसरी टीम बन सकती है अपने ही डार्बी राइवल के अगेंस्ट, जो कि ट्रेबल पूरा करने वाली है या फिर उस राह पे चल रही है। ऐसे में इंपॉर्टेंट यहां पर ये होता है कि जिसको ट्रेबल पूरा करना है उसके पास कन्विक्शन ज्यादा है, या फिर जिसको ट्रेबल रोकना है और अपना रिकॉर्ड बचा के रखना है उसके पास कन्विक्शन ज्यादा है। और आज हमने देखा कि भाई देखो, कन्विक्शन के मामले में थोड़ा थोड़ा क्लोज था मामला, बट स्टिल इट वाज द टेक्निकल एबिलिटी ऑफ मैनचेस्टर सिटी जिसको आप इस समय रोक ही नहीं सकते। आप रोक के आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। और ये पता है, इसका प्राइम एग्जांपल है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर मैनचेस्टर सिटी को अगर पकड़ना है तो कितना काम करना पड़ेगा। और ना ही वो सिर्फ मैं आज के एपिसोड में डेविड de Gea की यहां पर ब्लेम करने वाला हूं, क्योंकि पूरा सिस्टम आप एक सोल बेस पे नहीं ब्लेम कर सकते। डेफिनेटली बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस्मत इतनी ख़राब है कि उनके गेम को इन्फ्लुएंस करने की जितनी भी चीज़ें हैं वो नेगेटिव है, पॉजिटिव ना के बराबर है। और अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो आप इस समय नेगेटिव ढूंढ के ही नहीं निकाल सकते, रिगार्डेड द फैक्ट कि गेम आपका 90 मिनट का हो या फिर 120 मिनट का। अब इस पूरे सिस्टम का ना, इस पूरे गेम स्टेट तब बदल जाता है पहले 12 सेकंड में। मतलब FA कप 142 FA कप फाइनल्स में से ये फास्टेस्ट गोल था जो कि 12 सेकंड और सिर्फ 6 टच में, मतलब पूरा का पूरा यूनाइटेड का गेम प्लान। मतलब तुम सोचो, एक मैनेजर एक फाइनल में, वो भी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जैसी टीम के, कितनी क्रूशियल चीज होती है हर एक डिसीजन कि गोल कंसीड कब करना है। अगर इस टाइम पे कर लिया तो क्या स्ट्रैटेजी है, उस टाइम पे कर लिया तो क्या स्ट्रैटेजी है, अगर पहला गोल हम स्कोर कर देते तो क्या स्ट्रैटेजी है। ऐसे में 12 सेकंड के अंदर अगर आप गोल खा लेते हो तो मराने गई फिर आपकी स्ट्रैटेजी। मतलब वहां पर गुंडोगन की तारीफ करनी पड़ेगी। और ऑफ कोर्स हालैंड की भी वहां पर एक एबिलिटी जो कि आप बॉल को होल्ड करने की थी और बॉल प्रोग्रेस करनी थी कि वो पूरे 90 मिनट। काफी लोग तुम में से कहोगे कि हालैंड का जो गेम था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन मैं इसको थोड़े से दूसरे लेंस से देखने की कोशिश कर रहा था। और मेरे को लग रहा था कि अगर हालैंड के हम अगर एक बार को हटा दें कि ठीक है उसने गोल नहीं मारा, एक बार को हम हटा दें कि उसने ज्यादा शूट्स नहीं लिए, लेकिन बॉल प्रोग्रेशन में वो बहुत ज्यादा सही था। 12 सेकंड के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड हार रही थी मैनचेस्टर सिटी से। और मैंने प्रेडिक्शन में भी कहा था कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड किस तरीके से अपने आप को कंटेन करेगी, किस तरीके से अपने आप को पीठ पे थपथपाई करेगी। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा गेम बचा हुआ है। इस मैनचेस्टर सिटी को हम यहां पर ट्रेल करते हुए भी हरा सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। अब देखो, इसके पीछे आप मतलब आप कह सकते हो, लेकिन मैं तुमको सही बात बताऊं तो पहले हाफ में ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनचेस्टर सिटी नहीं खेल रही थी जिसको आप ये कह सकते हो, क्योंकि यार उससे बढ़िया गेम हमने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देखा है। और मैं ये कहूँगा कि आप इसको ऐसे कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी अपना बेस्ट गेम नहीं खेल पा रही थी, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड सही मायने में फाइट पुट कर रही थी। तो दूसरा पॉइंट मेरे को ज्यादा नहीं लग रहा कि यूनाइटेड ज्यादा अच्छे से फाइट पुट कर रही थी, लेकिन हाँ मैनचेस्टर सिटी थोड़ी रस्टी दिख रही थी। फर्क इतना था कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर सिटी या फिर किसी भी टीम की बात करें ना, जो टैक्टिकल गैप है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप यहां पर बात करो, मैं आपको स्ट्रैटेजी की बात बताऊं तो मतलब अगर ओर्टेगा की बात करें जो मैनचेस्टर सिटी गोलकीपर था, उसमें और डेविड de Gea में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सेकंड नंबर है उधर और ये हमारे फर्स्ट नंबर है, भाई साहब 10 गुना ज्यादा बेटर है वो गोलकीपर। अगर उनके सेव की बात करें, मतलब शॉट स्टॉपिंग में तो ठीक है डेविड de Gea बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हम बॉल प्रोग्रेशन की बात करें, पासिंग की बात करें, प्रेशर की बात करें, स्वीपिंग की बात करें, इन सारे एरियाज में वो इतना कंफर्टेबल लग रहा था कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं गोलकीपर है ही नहीं, सेंटर बैक है। उसके बाद आप यहां पर ये देखो गुंडोगन की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंट बेसिस पे उसके रन निकल रहे हैं। जॉन स्टोन्स मिडफील्ड में आके, वो मेरे को एक सेकंड हाफ में एक इंसिडेंट याद है जब मैनचेस्टर यूनाइटेड काफी हाई प्रेस कर रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि यहां पर जॉन स्टोन्स वापस से पास दे देगा, लेकिन वो वहां पर एक टर्न मारता है और यूनाइटेड के 5 प्लेयर्स को वहीं पर ही बाईपास कर देता है और पूरा का पूरा बॉल प्रोग्रेशन यहाँ पे सेंटर में चल रहा है। एक चीज मैंने यहाँ पर यह भी नोटिस करी थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड लो ब्लॉक में बैठ रही थी। देखो इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है, क्योंकि लो ब्लॉक में बैठना यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है बल्कि मजबूरी है। आप यहाँ पर एक बार को कर सकते हो कि आप मैनचेस्टर सिटी को जहाँ पर हेड टू हेड, आई टू आई देखो और कहो कि हम तुमको प्रेस करने वाले हैं, बट द फैक्ट कि आपके पास वो पर्सनल ही नहीं है, आपके पास वो प्लेयर ही नहीं है जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल प्रेस कर सकते हैं। तो सिस्टम ये है कि आप डिफरेंस कुछ ज़्यादा बनाओगे नहीं।
दूसरी चीज ये है कि मैनचेस्टर सिटी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपका प्रेस बाईपास कर सकते हैं। अब खैर ये तो हमारा प्रेस वाला सिस्टम था कि हमारा प्रेस हमको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, और मैनचेस्टर सिटी के पास तो ऐसे प्लेयर्स हैं कि आपको फिर प्रेस भी ऐसा चाहिए कि 90% के ऊपर का ही रहे इफेक्टिवनेस में। लेकिन उल्टे में हमने क्या करा, देखो कायदे से हमारे पास जो पहला चीज थी कि हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो था कि डेविड द गेल लॉन्ग बॉल डाले। इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी कि आप अगर लॉन्ग बॉल डालोगे और आप मार्कस रैशफोर्ड को सेंटर में डालोगे तो उससे होगा क्या कि यहाँ पर देखो मार्कस रैशफोर्ड वर्सेस काइल वॉकर, या तो आप गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग कर दो कि आपको टक्कर की फाइट देखने को मिले, है ना, या फिर आप यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को वीकेस्ट पॉइंट पे कर दो। अब देखो रूबन दियास की अगर हम बात करें या फिर जॉन स्टोन्स की बात करें, दोनों के अपने अपने रोल है, लेकिन दोनों एक रोल जो नहीं है। अब देखो जॉन स्टोन्स में कुछ भी हो लेकिन वो मिडफील्ड में है, तो आप उससे डिफेंसिव जो सॉलिडिटी है वो देता है, बट दैट इज नॉट हिज प्रायोरिटी। तो यहां पर बात यह आया था कि मार्कस रैशफोर्ड को वहां डाल दो और वहां पर कहीं ना कहीं हम यहां पर जीत जाएंगे। ये एक काफी खराब चॉइस थी। अब एक खराब चॉइस मतलब अगर इंटेंशन भी ठीक था तो चॉइस इसलिए खराब थी क्योंकि अगर आपको एक गेम खेलना था तो शायद से आप वेगोस्ट को यूज कर सकते थे, बट इवन इफ अगर आपने वेगोस्ट को यूज नहीं किया तो फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ही खराब है। मैं ये कह रहा हूं कि डेविड de Gea ने बॉल डाली लेकिन खराब बॉल डाली है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। या तो अकांजी ने उसको इंटरसेप्ट कर दिया या फिर वो रूबन दियास ने इंटरसेप्ट कर दिया, और वहां पर हमको जो सक्सेस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यही चीज अब मैनचेस्टर सिटी ने करी तो वहां पर उनके पास हालैंड था। अब हालैंड इस चीज को कंटेन करने में इतना ज्यादा सही खेल रहा था ना कल, और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि पीछे से गुंडोगन भी आ रहा है, केविन डी ब्रुयन भी आ रहा है जो कि आपके सेकेंड बॉल को 1-2 कर सकता है और उसके बाद यहां पर डेफिनेटली एक पास सेटअप कर सकता है, इट इज एब्सोल्युटली मतलब एडमायरेबल है। ये स्ट्रैटेजी और उस चीज को कितने ज्यादा इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है ये देखना काफी ज्यादा सही था। इसके बाद अगर हम जेडन सांचो की बात करें, अब देखो जेडन सांचो के गेम को किस लेंस से आप देख रहे हो ये डिटरमाइन करेगा कि आप जेडन सांचो को फ्लॉप कहोगे या नहीं कहोगे। क्योंकि यार देखो सही बात बताऊं तो यहां पर काफी लोग ये चीज कह रहे हैं कि गार्नाचो को स्टार्ट करना चाहिए था, और मैंने भी अपने प्रेडिक्शन में कहा था कि यार अब यहां पर आप गार्नाचो को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसके रिगार्डिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट में वो ये कहते हैं कि देखो अगर आप गार्नाचो को स्टार्ट कर देते, मैं सही बताऊं गार्नाचो कल जब आया भाई इतना सही खेल रहा था वो, क्योंकि हमको जेडन सांचो में कुछ भी देखने को मिल रहा हो, लाइक आपका गेम अच्छा हो, आप उसके गेम को अच्छा कह रहे हो कि बुरा कह रहे हो, लेकिन एक जहां पर हम म्यूचुअली इसको डिसाइड कर सकते हैं वो ये था कि जेडन सांचो देखो ना तो काइल वॉकर से जीत पा रहा था, और दूसरी चीज थी कि जेडन सांचो एक आउट एंड आउट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड विंगर नहीं है। जो डायरेक्टनेस यहां पर गार्नाचो दे रहा था और जो लाइक थ्रेट, एटलीस्ट आप थ्रेट तो करो सिटी के गोलकीपर को, वो यहां पर जेडन सांचो से आ नहीं रही थी। तो यहां पर काफी लोग ये कह रहे थे कि इवन इफ अगर आप कह दोगे गार्नाचो को ले आते हैं तो गार्नाचो आपको शुरुआती गेम में तो ठीक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा गार्नाचो थका हुआ होगा और आपको यहां पर अपने एक्सप्लोसिवनेस, लाइक अगर आप जेडन सांचो को अगर आप ऐसा सेकंड लाइक सब्स्टिट्यूट भी लेके आते हो तो भी वो एक्सप्लोसिव तो नहीं है तो वो विंगर थोड़ी बन जाएगा। ऐसे में आपको गार्नाचो को रखना पड़ेगा। इट्स अ वेरी लाइक इसका मैं क्लोज एग्जांपल बताऊं तो आपको याद होगा रोड्रिगो का भी ऐसी सिस्टम था कि भैया रोड्रिगो को जब लास्ट के मोमेंट पे जब आपको एक्सप्लोसिवनेस चाहिए होती है तो आप रोड्रिगो को ले आओ। यहां पर दिक्कत दूसरी चीज थी कि यहां पर लिमिटेड सोर्सेज हैं। भाई अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगर आप पूरे बेंच स्ट्रेंथ को देखोगे तो कौन है, लाइक स्कॉट मैकटोमिने को हम लेके आए थे, हम वेगोस्ट को लेके आए थे, हम गार्नाचो को लेके आए थे, लेकिन अगर आप यहां पर मैनचेस्टर सिटी की बात करो तो उनके पास फिल फोर्डन है, उनके पास यहां पर मारेज है, उनके पास यहां पर यूलियन अल्वारेज है, उनके पास विनर्स हैं भाई, उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि मेंटालिटी वाइज भी स्ट्रांग है, टेक्निकल एबिलिटी में भी वो वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब वो एक मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी टीम है जहां पर वो बेंच पे बैठे हुए हैं, बाकी हर जगह वो स्टार्टिंग 11 में अपना अपना कंफर्म करने वाले हैं। तो ये चीज है कि आपके पास लिमिटेड सोर्सेज भी है। अब आप वेगोस्ट को लिया है, ठीक है, वो पर्पस सर्व कर रहा था कि आपको पेनल्टी बॉक्स में आपको नंबर्स चाहिए, लेकिन अगेन यहां पर जो सिटी का डिफेंसिव डिसिप्लिन है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो भी काफी ज्यादा सही है। इसके बाद मेरे को यहां पर सिटी का जो प्रेसिंग स्ट्रक्चर है, जो पासिंग स्ट्रक्चर है, वो भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा। अच्छा, एक चीज यहां पर और थी, अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड की बात करूं तो मेरे को एक चीज लग रहा था कि यहां पर इनिशियली जब हम हाई प्रेस कर रहे थे तो उसमें एरिक्सन का रोल काफी ज्यादा निकल के आ रहा था, बट वो बेकार की चीज थी। देखो पहली चीज तो ये है कि एरिक्सन में वो एथलेटिज्म है ही नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि एरिक्सन का प्रेस, क्योंकि हमारे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं उनका प्रेस खराब है और उसको लीड करना तो उससे ज़्यादा खराब है। ऐसे में होता यह था कि यहाँ पर बाईपास बहुत आराम से कर पा रही थी और ब्रूनो फर्नांडिस पे फिर यहाँ पर डिफेंसिव लाइबिलिटी आ रही थी जिसमें वो भी अच्छा नहीं है,
वो भी इतना कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है अगर हम डिफेंसिव लाइबिलिटी की बात करें, और ऐसे में दिक्कत आ जाती है। काफ़ी लोग स्कॉट मैकटोमिने गेम को यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है इस मैच पे। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि हमारे पे जो एक मतलब इसको समराइज करूँ ना तो वो वाला हो जाता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते थे बट आपके हाथ बंधे हुए थे। इट्स लाइक आपको आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। देखो टेन हैग ने फाइट तो दी थी, क्योंकि सिटी ना तो अपने बेस्ट गेम पे थी और सिटी ना ही एक्चुअली में यूनाइटेड को पूरी तरीके से खोल पा रही थी। सिटी के पास बॉल थी, लेकिन वो बॉल उसके पास होनी भी थी, क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड उनको चैलेंज नहीं कर सकती, और वो भी 90 मिनट के कोर्स पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि ठीक है हम तुमसे बॉल लेंगे, लाइक रिलेंटलेस प्रेस करेंगे, ये करते रहेंगे वो करते रहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन टू डू इट। और ये वो प्लेयर्स है भी नहीं जो कि कर सकते हैं। लाइक अगर आप सेकंड गोल की बात करोगे तो फ्रेड उससे पिछले 10 मिनट से डे ब्रुयने पे लगा हुआ था, वो पूरा का पूरा मैन मार्क वाला सिस्टम कर रखा था, जो कि टेन हैग ने कहा कि ठीक है अब देखो जरूरत है मैन मार्क की तो करनी पड़ेगी। लेकिन वहां पर आपने एक यूजलेस सी और अननेसेसरी आपने फाउल दे दिया। उसके बाद अगर आप देखो सेकंड गोल, वो फाउल देना तो अननेसेसरी था ही, लेकिन वो गोल भी कितना चीप था। अब देखो इसमें गुंडोगन से कोई क्रेडिट छीनने वाली बात नहीं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गोल था। और उसके बाद लाइक डे ब्रुयने का वो लाइक पिन पॉइंट पास टू गुंडोगन, और गुंडोगन का पेनल्टी बॉक्स से बाहर से, चाहे मैं कह रहा हूँ कि एक्यूरेट शूट टच भी ना, एक्यूरेट वो ना करेक्शन में ना बैठा हो, लेकिन फिर भी इट वॉज अ ब्रिलियंट शॉट, और जो कि गोल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डेविड de Gea का वहां पर सेव आ जाना चाहिए था। आप कह सकते हो काउंटर आर्ग्यूमेंट में कि यहां पर उसका जो विजन था वो ब्लॉक कर दिया गया था, बट देन अगर आपके 10 प्लेयर पेनल्टी बॉक्स में, और इतनी तो कोई पेस भी नहीं थी, इट वॉज नॉट अ स्क्रीमर, इतना अच्छा कनेक्शन था ही नहीं, तो अगर आपके 10 आउटफील्ड प्लेयर यहां पर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर वो ब्लॉक क्यों नहीं आ रहा, वो इंटरसेप्शन क्यों नहीं आ रहा। और डिस्पाइट में हमने रिप्ले में देखा तो डेविड de Gea का हाथ भी लग गया, तो थोड़ा सा और वो उसको बेटर कर सकता था, वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो मतलब ये गेम सही में मेरे को लगता है कि टेन हैग ने जितना हो सकता था रिसोर्सेज के साथ उतनी फाइट देने की कोशिश की है। ये मेरे को लगता है हालैंड को हमने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि हमारे पास देखो हालैंड को लेके वही चीज़ हो रही है कि आप यहाँ पर ओवरलोड कर दो, सेंटर बैक्स का बिल्कुल कवर करके रखो, लेकिन अल्टीमेटली हालैंड का गेम अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा अच्छा और पॉलिश होता जा रहा है। अगर हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात करें, प्रोग्रेशन की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, होल्ड की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर गोल्स की बात करें तो देखो सीधा वही बात हो जाती है ना कि या तो ऐसा हो कि मैनचेस्टर सिटी में गोल्स यही करने वाला है, ऐसा तो नहीं है, गोल्स कोई भी कन्वर्ट कर सकता है और इनके पास प्लेयर्स भी हैं। ये तो सोचो तब था जब यूलियन अल्वारेज था ही नहीं। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, जिस चीज में यहाँ पर सिटी एक्सेल करती है वो यूनाइटेड के पास है ही नहीं। या गोलकीपर की बात करें, उधर ऑर्टेगा था एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इधर डेविड de Gea था, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। इधर अगर हम नंबर 9 की बात करें हालैंड था, तो इधर यहाँ पर मार्कस राशफोर्ड को जो कि कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में, या नहीं तो अगर हम वेगोस्ट की बात कर रहे थे। इसी के साथ अगर इधर हम एक गुंडोगन जैसे मिडफील्डर की बात करें तो इधर भी दिक्कत तो थी, और ये एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ओवरऑल भाई सिटी ने डिजर्व किया भाई ये गेम, सही बात बताऊं तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दे डिजर्व्ड इट थॉरोली। और यहाँ पर भाई ट्रेबल का जो ड्रीम है उनका वो पूरा तरीके से अलाइव है, और अलाइव क्या बस एक स्टेप दूर है, 90 मिनट्स दूर है वो अपना ट्रेवल जीतने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी अगेंस्ट इंटरनेशनल, लेकिन भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंस डाल रहे हैं, देयर इज नॉट अ रीजन जहां पर सिटी को अपने आप को बैक नहीं करना चाहिए कि वो ये ट्रेवल जीतने वाले हैं। एंड दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स जो कि फुटबॉल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खेल रही है। अच्छा एक चीज मेरे को ये भी लगता है कि अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो यार सीधी सी बात है, यस वी लॉस्ट अ फाइनल, तो मुंह तो उखड़ा हुआ होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मूड उखड़ा हुआ होता ही है, इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी। लेकिन एक भी ऐसा रीजन नहीं है कि हमको टेन हैग को यहाँ पर बैश करना चाहिए, क्योंकि अपन को समझना चाहिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज में, और ये वही टीम है जो कि गुड़ गोबर कर रही थी, उसको संभाला। आज के टाइम पे मॉडर्न फुटबॉल में जो डेस्परेशन है ना वो इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग ये सब भूल जाते हैं कि एक नई शिप को बनाने से पहले आपको पहले कहीं ना कहीं पूरी शिप को डूबने से बचाना पड़ेगा, और ये चीज टेन हैग ने इस सीजन करी है। डिस्पाइट द फैक्ट आप ये मत भूलो कि यहाँ पर चैंपियन लीग में हम अच्छे बहुत रिस्पेक्टेबल नंबर के साथ ऊपर हैं, और साथ ही यहाँ पर काराबाओ कप भी हमने जीता है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको किसी भी ओपिनियन से अगर आपको डिसएग्री करते हो या फिर कुछ दिक्कत थी तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो आपको कैसा ये एपिसोड लगा और कैसा FA कप का फाइनल लगा। अगर ब्लॉकबस्टर नंबर्स की बात करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।